हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको जो सिखाने वाली हूँ ना, उसके बिना आप रोजाना की इंग्लिश बोल ही नहीं सकते। जो आज मैं वर्ड्स को लेकर आई हूँ वो अंग्रेजी की जान है। अगर आप बिगनर्स है तो ये आप लोगों के लिए एक वरदान है। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स मैं लेकर आई हूँ जिसके हेल्प से आप रोजाना की इंग्लिश आराम से बोल पाएंगे अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो। 1 2 का मतलब होता है चाहता हूँ या चाहिए। आप डे टू डे कॉन्वर्सेशन में ऐसे सेंटेंस यूज करते होंगे ना, मैं वहां जाना चाहता हूँ या फिर मुझे वो चाहिए। अपनी इच्छा को बताते किसी को कि मुझे एक कार चाहिए, मुझे कुछ पैसे। आप अपने पापा के सामने जाके बोलते हैं मुझे पैसे चाहिए, मतलब आपको पैसे की जरूरत है, आप पैसे मांग रहे, अपनी इच्छा को बता रहे कि मुझे पैसे चाहिए, मैं एक बड़ा घर खरीदना चाहता हूँ। तो इस तरह के सेंटेंस हम डे टू डे कॉन्वर्सेशन में यूज करते हैं। तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे? 1 2 का यूज करेंगे। 1 2। इसका स्ट्रक्चर क्या है? इस स्ट्रक्चर को अगर हम ध्यान में रखें तो हम सेंटेंस इजीली बना पाते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर है, सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लगाना होता है कि जो सब्जेक्ट जो काम करता है ना, किसी को जो काम करता है वो हमारा सब्जेक्ट होता है। तो सबसे पहले हमें सब्जेक्ट को लगाना होता है। उसके बाद हम लगाएंगे 1 2 यानी कि चाहता हूं या चाहिए के सेंस में हम लगाएंगे 1 2। उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, यहाँ जो भी काम होगा सेंटेंस में, जो भी क्रिया होगी उसका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखना है। और लास्ट में जो हमारा ऑब्जेक्ट बचा उसको हम लास्ट में लिख देंगे। जैसे कि अगर हम सेंटेंस बोले मैं जाना चाहता हूँ, अब इच्छा बता रहे हैं ना कि मैं जाना चाहती हूँ, मैं अपनी इच्छा बता रही हूँ कि मुझे वहां जाना है, मैं जाना चाहती हूँ। तो हम बोलेंगे आई वॉन्ट टू गो। इस स्ट्रक्चर को फॉलो किए देखिए, सबसे पहले हम लोगों ने सब्जेक्ट लगा दिया, उसके बाद हम लोगों ने 1 2 लगाया, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म गो। इसमें हमारा ऑब्जेक्ट नहीं था इसलिए हम लोगों ने ऑब्जेक्ट नहीं लगाया। तो आई वॉन्ट टू गो, मैं जाना चाहती हूँ, अपनी मन की फीलिंग्स को मैंने बताया। मैं जाना नहीं चाहती हूँ, मेरी जो इच्छा है ना वो जाना नहीं है, मैं जाना नहीं चाहती हूँ। आई डोंट वॉन्ट टू गो, आई डोंट वॉन्ट टू गो। और गाइस यहाँ जो आपको वांट नजर आ रहा है ना, ये वांट आपके सब्जेक्ट और टेंस के अकॉर्डिंग चेंज हो सकती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मान लीजिए यहाँ आपने आई के साथ वांट का यूज किया, लेकिन आई की जगह अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर होता तो यहाँ पर वांट का हम वांट्स बना देते, एस लगा देते। तो आपको इसमें ध्यान रखनी होगी कि वांट सब्जेक्ट और टेंस के अकॉर्डिंग चेंज हो जाता है। तो मुझे जाना नहीं चाहिए था, अगर नेगेटिव सेंटेंस बोलेंगे तो हम बोलेंगे आई डोंट वांट टू गो। क्या वो जाना चाहता है? किसी सवाल पूछ रहे क्या वो जाना चाहता है, तो बोलेंगे डज ही वांट टू गो। अब देखिए यहाँ पर डज का यूज क्यों किया गया है? क्योंकि ही जो हमारा है ना थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसीलिए हम लोगों ने डू का यूज ना करके डज का यूज किया है। डज ही वांट टू गो, क्या वह जाना चाहता है? वो देखना चाहता है, वो एक लड़का है, वो देखना चाहता है। ही वॉन्ट्स टू वॉच, ही हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर था इसलिए वांट का हम लोगों ने वॉन्ट्स बना दिया, एस लगा दिया। ही वॉन्ट्स टू वॉच, वो देखना चाहता है, वॉच की जगह सी का भी यूज कर सकते हैं। ही वॉन्ट्स टू सी। वह क्यों देखना चाहता है? सवाल पूछ रहे हैं आप और आपका क्या क्वेश्चन है, वो क्यों देखना चाहता है? आगे वाला आपको पूरा जवाब देगा ना कि हाँ वो उसका देखने का मन कर रहा है इसलिए वो देखना चाहता है। तो पूरा जब जवाब देता है कोई तो वहाँ WH फैमिली वर्ड से क्वेश्चन को स्टार्ट करता है। ये मैंने WH फैमिली वर्ड्स वाली वीडियो में बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वो वीडियो, इस वीडियो को देखने के बाद वो वीडियो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि उस वीडियो को देखने के बाद सवाल कैसे पूछा जाता है, कब सवाल हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है, कब WH फैमिली वर्ड से स्टार्ट होता है, सब मैंने उसमें बताया है। तो वो वीडियो आप लोगों को देखना चाहिए, उस वीडियो से आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो यहाँ पर मैंने बोला वो क्यों देखना चाहता है, सवाल मैंने पूछा वो क्यों देखना चाहता है, तो मैं बोलूँगी वाई डज ही वॉन्ट टू गो। क्यों के लिए हम WH फैमिली वर्ड्स वाई का यूज़ करते हैं, ये मैंने उसमें बताया था। तो वाई हमारा ही थर्ड पर्सन सिंगुलर था इसलिए डज का यूज़ किए। वाई डज ही वॉन्ट टू सी, वह क्यों देखना चाहता है। तो जब आप अपनी मन की फीलिंग्स को किसी को बताएंगे ना कि मैं आज घूमने जाना चाहती हूँ, मैं आज वहाँ जाना चाहती हूँ, तो जो भी आपकी मन की फीलिंग्स रहेगी उसे आप बताइएगा किसी को, तो वहाँ पे आपको 1 2 का यूज़ करना है। स्ट्रक्चर आपको ध्यान में रखना है, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर 1 2 प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एंड द लास्ट ऑब्जेक्ट, अगर आपका ऑब्जेक्ट बचा तो। ये तो 1 2 हम लोगों ने सीखा। बहुत सारे आपको शब्द मिलेंगे जो आपको डे टू डे कॉन्वर्सेशन में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
तो वीडियो में अच्छे से वीडियो को एकदम ध्यान से आपको देखना है ताकि आपको सब आसानी से समझ में आ जाए। मैं बहुत ही इजी वे में आपको सिखाने वाली हूँ, बहुत ही सरल भाषा में। अब है वुड हैव। वुड हैव का दो सेंस निकलता है, एक होता है पास होगा और दूसरा होता है काम कर चुका होगा। मतलब एक सेंस में कोई काम नहीं हो रहा, बस हम पास होने की बात कर रहे हैं, पास होने में कोई काम हो रहा है, नहीं हो रहा। और दूसरे वाले में काम कर चुका है, काम हो रहा है, उसमें चुका है, मतलब काम की उसमें वर्ब आएगा। देखिए स्ट्रक्चर दोनों का अलग अलग है, पास होगा का स्ट्रक्चर अलग है और काम कर चुका का भी स्ट्रक्चर अलग है। जब हम पास होगा वाला सेंटेंस बोलेंगे ना कि मेरे पास एक कार होगा, मेरे पास एक पेन होगा, मेरे पास एक बुक होगा, तो होगा के लिए हम क्या यूज करेंगे? सबसे पहले सब्जेक्ट यूज करेंगे, उसके बाद वुड हैव एंड द लास्ट ऑब्जेक्ट। जब काम कर चुका होगा, कोई काम होगा अगर सेंटेंस में, तो उसमें हम यूज करेंगे सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद वुड हैव, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म। क्यों? क्योंकि इसमें हम लोग का काम हो रहा है ना। जैसे राम खेल चुका होगा, राम पढ़ चुका होगा, तो उसमें काम हो रहा है ना, पढ़ने का, खेलने का काम हो रहा है, तो उसमें हम वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करेंगे और लास्ट में हम ऑब्जेक्ट लगा देंगे। और गाइस आप सोच रहे होंगे यहाँ होगा आ रहा है ना, होगा दोनों सेंस में होगा आ रहा है। आगे के लिए तो हम लोगों ने विल का यूज सीखा है, लेकिन यहाँ वुड का यूज क्यों हुआ है ये मैंने काफी बार आपको मॉडल्स में बताया, फिर से मैं आपको बता दे रही हूँ क्योंकि शायद आप पहली बार मेरी वीडियो देख रहे होंगे तो आपको नहीं पता होगा, इसलिए मैं फिर से दोहरा देती हूँ। जब आप प्रेजेंट में कोई बात बोलेंगे ना कि वो खेल रहा होगा, वो काम कर चुका होगा, उसके पास होगा, प्रेजेंट में बात बोल रहा है, तो उसमें आपको वुड हैव का यूज करना है। अगर फ्यूचर की बात करें कि उसके पास एक पेन होगा, फ्यूचर में उसके पास पेन होगा, अभी नहीं है, फ्यूचर में होगा, तो उसमें विल का यूज करना है। प्रेजेंट में अगर बोल रहे कि उसके पास पेन होगा, मतलब जिस वक्त आप बोल रहे हैं उसके पास वो पेन होगा, तो उसमें वुड का यूज करना है। ठीक है, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं हो, विल और वुड में आपको कंफ्यूज नहीं होना। दोनों का हिंदी मीनिंग भले ही सेम आता है, लेकिन उसको सिचुएशन आपको देखना होगा कि आप प्रेजेंट की बात कर रहे हैं या फिर फ्यूचर की बात कर रहे हैं। जैसे हमारा सेंटेंस है उसके पास पेन होगा, कोई काम हो रहा है इसमें? कोई काम नहीं हो रहा ना, सिर्फ हम लोगों ने क्या बोला, उसके पास पेन होगा, तो हम बोलेंगे ही वुड हैव अ पेन। हमारा ही सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद वुड हैव हम लोग लगा दिए, उसके बाद अ पेन ऑब्जेक्ट। ही वुड हैव अ पेन, उसके पास पेन होगा। प्रेजेंट में आप दुकान गए पापा के साथ, पापा ने पूछा कि तुम्हारी बहन के पास पेन नहीं होगा, पेन ले लो, तो आप बोल रहे मेरी बहन के पास पेन होगा, आप जिस वक्त बोल रहे उसके पास पेन होगा, तो इसमें वुड हैव का यूज करना है कि वुड हैव अ पेन। उसके पास पेन नहीं होगा, अब आप नेगेटिव सेंटेंस बोल रहे उसके पास पेन नहीं होगा, आपके पापा बोल रहे कि उसके पास पेन नहीं होगा, तो बोलेंगे ही वुड हैव नॉट अ पेन। वुड और हैव के बीच में आपको नॉट का यूज करना है। ही वुड नॉट हैव अ पेन, उसके पास पेन नहीं होगा। क्या उसके पास पेन होगा? सवाल पूछा जा रहा है, क्या उसके पास पेन होगा? अब उसके पास अगर पेन होगा तो यस बोला जाएगा, नहीं होगा तो नो बोला जाएगा, मतलब आधा जवाब आपको मिल रहा है ना। तो आप मॉडल हेल्पिंग वर्ब से अपना क्वेश्चन को स्टार्ट कीजिएगा। वुड ही हैव अ पेन, वुड ही हैव अ पेन, क्या उसके पास पेन होगा? अब वह खेल चुका होगा, मतलब जिस वक्त आप बोल रहे हो उस वक्त वह खेल चुका होगा। ही वुड हैव प्लेड, ही वुड हैव प्लेड, सबसे पहले हम लोगों ने सब्जेक्ट लगा दिया, उसके बाद वुड हैव लगाया, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लेड। सेकेंड और थर्ड फॉर्म दोनों सेम होता है, लेकिन यहाँ पे हम लोगों ने थर्ड फॉर्म का यूज किया है। ही वुड हैव प्लेड, अगर ऑब्जेक्ट रहता है क्रिकेट रहता है तो क्रिकेट लिख देते, ही वुड हैव प्लेड क्रिकेट, वह क्रिकेट खेल चुका होगा। वह क्यों खेल चुका होगा? कोई सवाल पूछ रहा, वो क्यों खेल चुका होगा, पूरा जवाब आपको देना है। तो आप क्या चीज से सवाल स्टार्ट कीजिएगा? WH फैमिली वर्ड्स वाई से। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने क्यों की बात की। वाई वुड ही हैव प्लेड, वाई वुड ही हैव प्लेड, वह क्यों खेल चुका होगा। तो जब आपके सेंटेंस में पास होगा या फिर कोई काम कर चुका होगा तो हम उसमें वुड हैव का यूज करना है। जब प्रेजेंट में आप कुछ बोल रहे कि उसके पास होगा या फिर प्रेजेंट में वो खेल चुका होगा तब वुड हैव का यूज करेंगे। अगर फ्यूचर के लिए बात करेंगे तो उसमें विल हैव का यूज करेंगे, ये आपको ध्यान में रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है हैविंग टू। हैविंग टू का मतलब होता है पढ़ रहा है, मतलब मुझे मजबूरी में वो काम करना पड़ रहा है। उसमें हम क्या यूज करेंगे? हैविंग टू का यूज करेंगे। स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट लगाना है सबसे पहले, उसके बाद इज एम आर लगाना है प्लस हैविंग टू लगाना है। क्या? हैविंग टू।
जो पढ़ रहा है के सेंस में हैविंग टू, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एंड द लास्ट ऑब्जेक्ट। जैसे मुझे पढ़ना पड़ रहा है, अब मैंने आपको फ़ोन किया और आपसे मैंने पूछा कि तुम क्या कर रहे हो, तो आप बोलोगे मुझे पढ़ना पड़ रहा है, मेरी मम्मी ने मुझे आज डांटा है, बोला बेटा अभी तुम पढ़ाई करने बैठो, तो मुझे अभी पढ़ना पड़ रहा है, आई एम हैविंग टू स्टडी, मुझे पढ़ना पड़ रहा है। अब मैं आपको रिटर्न जवाब दूंगी मुझे पढ़ना नहीं पड़ रहा है, तो मैं बोलूँगी आई एम नॉट हैविंग टू स्टडी। क्या तुम्हें पढ़ना पड़ रहा है? अब मैंने आपसे पूछा क्या तुम्हें पढ़ना पड़ रहा है? आर यू हैविंग टू स्टडी? आर यू हैविंग टू स्टडी? उसे खेलना पड़ रहा है, वो खेलना नहीं चाहता है लेकिन मजबूरी में उसे खेलना पड़ रहा है। ही इज़ हैविंग टू प्ले, ही इज़ हैविंग टू प्ले। उसे क्यों खेलना पड़ रहा है? वाई डज ही हैविंग टू प्ले? वाई डज ही हैविंग टू प्ले? उसे क्यों खेलना पड़ रहा है? तो जब आपके सेंटेंस में पड़ रहा है, कोई काम आप करना नहीं चाहते हैं फिर भी आपको मजबूरी में वो काम करना पड़ रहा है, तो उसमें आपको हैविंग टू का यूज़ करना है। स्ट्रक्चर आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहले सब्जेक्ट आप लगा दीजिएगा, उसके बाद इज एम आर आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, उसके बाद हैविंग टू, लास्ट में वर्ब और सबसे लास्ट में ऑब्जेक्ट अगर बचा तो। ज़्यादातर में तो हम लोगों ने जितना सेंटेंस देखा ज़्यादातर ऑब्जेक्ट नहीं रहता, लेकिन अगर आपका ऑब्जेक्ट बच गया तो आप ऑब्जेक्ट लगा दीजिएगा। अब है वुड बी। वुड बी का होता है होगा या फिर रहा होगा। इसमें भी दो सेंस निकलता है, एक सिंपली होगा और दूसरा रहा होगा। दोनों का स्ट्रक्चर भी अलग होता है। अगर आप होगा बोलना चाहते हैं तो आपका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट, उसके बाद वुड बी और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, कोई वर्ब नहीं, कुछ भी नहीं। जैसे वह घर पर होगा, वह दुकान पर होगा, वह स्कूल में होगा, पापा ऑफिस में होंगे, इसमें कोई काम हो रहा है? नहीं हो रहा है ना, सिर्फ सब्जेक्ट की कहीं होने की बात कर रहे हैं लेकिन इसमें काम नहीं हो रहा है। और दूसरा सेंस है रहा होगा, इसमें काम होगा। जैसे कि स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट, उसके बाद वुड बी, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आपको आईएनजी ऐड करनी है, लास्ट में ऑब्जेक्ट। जैसे ऐसे सेंटेंस आप बोलते होंगे ना, वह खेल रहा होगा, वह खेल रहा होगा, तो उसका काम कर रहा है ना, खेलने का काम कर रहा है ना। तो जब आपके सेंटेंस में काम हो रहा है तो आप ये वाले स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे, और जब कोई काम नहीं होगा तो ये वाले स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे। जैसे वह घर पर होगा, ही वुड बी एट होम। मान लो मैं और आप स्कूल में हैं और मैंने आपसे पूछा कि आपका भाई कहाँ है, और आप बोल रहे वह घर पर होगा, मतलब आपका भाई जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट घर पर होगा, उसकी पोजीशन क्या है, घर पे होना है, तो हम बोलेंगे ही वुड बी एट होम, वह घर पर होगा। वह घर पर नहीं होगा, नेगेटिव सेंटेंस, ही वुड नॉट बी एट होम, ही वुड नॉट बी एट होम, वुड बी के बीच में आपको नॉट का यूज़ करना है। वह कब से घर पर होगा? आपने बोला कि वह घर पे नहीं है, तो मैं आपसे सवाल करूँ कि वह कब से घर पर होगा? When would he be at home? When would he be at home? अब वह खेल रहा होगा, ये वाले स्ट्रक्चर को आप फॉलो करेंगे, क्योंकि इसमें काम हो रहा है ना, खेलने का काम हो रहा है कि वह खेल रहा होगा। He would be playing। सबसे पहले सब्जेक्ट लगा दिया, उसके बाद would be लगा दिया, उसके बाद वर्ब में ing हम लोगों ने लगा दिया। He would be playing। क्या वह खेल रहा होगा? सवाल पूछा जा रहा है, क्या वह खेल रहा होगा? Would he be playing? Would he be playing? क्या वह खेल रहा होगा? तो जब आपके सेंटेंस में होगा सिर्फ आएगा, उसमें कोई काम नहीं हो रहा है, बस सब्जेक्ट की कहीं होने की बात करें, उसकी पोजीशन को बता रहे हैं, तो हम उसमें वुड बी का तो यूज़ करेंगे बिना वर्ब के। और जब कोई काम कर रहा होगा, वह खेल रहा होगा, वह दौड़ रहा होगा, मम्मी खाना बना रही होगी, तो उसमें हम ये वाले स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे, वुड बी के साथ वर्ब में आईएनजी लगाएंगे। तो ये तो समझ में आ गया कि रहा होगा या फिर होगा आपके सेंटेंस में आएगा तो उसमें वुड बी का यूज़ करना है। अब हमारा है विल हैव टू। अब वुड हैव नहीं है, विल हैव टू। विल हैव टू का मतलब होता है करना पड़ेगा या फिर करना पड़ेगी। स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट, फिर विल हैव टू, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एंड द लास्ट ऑब्जेक्ट। जैसे मुझे जाना पड़ेगा, फ्यूचर में मुझे जाना पड़ेगा, प्रेजेंट की बात नहीं कर रहे हैं, फ्यूचर की बात कर रहे हैं कि मुझे जाना पड़ेगा। ये सारे सेंटेंस आपके बोलने पे डिपेंड कर रहा है कि आप किस तरह की बात बोल रहे हैं, प्रेजेंट में जाने की बात करें या फ्यूचर में जाने की बात कर रहे हैं।
आपको ये सेंटेंस को देखकर उतना नहीं समझ में आएगा, लेकिन जब आप इसे खुद यूज़ कीजिएगा ना, किसी को बोलिएगा कि वो जा रहा होगा, वो खेल रहा होगा, या फिर वह उसे जाना पड़ेगा, कैसे सेंटेंस बोल रहे, फ्यूचर के लिए बोल रहे या प्रेजेंट के लिए बोल रहे, वो आप जब बोलेंगे तब आपको समझ में आएगा, ऐसे नहीं समझ में आएगा। तो बस इतना ध्यान रखिए, जब आप फ्यूचर में कुछ होने की बात करेंगे तो उसमें विल का यूज़ करेंगे, और जब प्रेजेंट में कुछ होगा, जब प्रेजेंट में खड़े होके आप कुछ होने की बात बोल रहे हैं, तो उसमें आपको वुड का यूज़ करना है। ठीक है, अगर आपको अभी भी थोड़ी बहुत कन्फ्यूज़न है तो आप मॉडल्स वाली वीडियो में चले जाइए, मैंने बहुत ही अच्छे से उसमें एक्सप्लेन किया है। अगर आप वो अच्छे से देख लेते हैं तो आपको 100% ये जो कन्फ्यूज़न है ना दूर हो जाएगी। ठीक है, जैसे मुझे जाना पड़ेगा, आई विल हैव टू गो, फ्यूचर में मुझे जाना पड़ेगा, आई विल हैव टू गो। मुझे जाना नहीं पड़ेगा, आई विल नॉट हैव टू गो, आई विल नॉट हैव टू गो। मुझे कब से जाना पड़ेगा, when will I have to go, when will I have to go। तुम्हें करना पड़ेगा, you will have to do, तुम्हें करना पड़ेगा, you have to do, you will have to do। क्या तुम्हें करना पड़ेगा, will you have to do, will you have to do। तो जब आपके सेंटेंस में करना पड़ेगा या फिर करना पड़ेगी ऐसे सेंटेंसेस आएंगे, फ्यूचर में आपको वो काम करना पड़ेगा, तो उसमें आपको will have to का यूज़ करना है, बस और कुछ नहीं। स्ट्रक्चर है, सबसे पहले आपको सब्जेक्ट यूज़ करना है, उसके बाद will have to इस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एंड द लास्ट ऑब्जेक्ट। अब है about to। about to का मतलब होता है होने वाला है, कुछ होने वाला है, कोई आने वाला है, घर में मेहमान आने वाले हैं, बच्चे स्कूल जाने वाले हैं, ऐसे सेंटेंसेस के लिए about to का यूज़ करेंगे। इसका स्ट्रक्चर है, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब इज, एम आर, वॉज, वर, जो हमारा हेल्पिंग वर्ब होता है वो हम यूज़ करेंगे about to, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एंड द लास्ट ऑब्जेक्ट। और ये जो वॉज, वर, इज, एम आर है ना, ये आपके सेंटेंस और टेंस के हिसाब से चेंज होगा। अगर आप पास्ट की बात करेंगे तो वॉज वर्ड लगेगा, अगर प्रेजेंट की बात करेंगे तो इज, एम आर लगेगा। जैसे वह आने वाला है, आप किसी से बोल रहे हैं कि वह आने वाला है, तो हम बोलेंगे ही इज अबाउट टू कम, ही इज अबाउट टू कम, वह आने वाला है। अगर पास्ट की बात करें कि तुम सोने वाले थे, अब मैंने आपको बोला कि चलो खेलते हैं, आप बोल रहे मुझे नींद आ रहा, मैं सोऊंगा, तो आप सो गए। थोड़ी देर बाद मैंने आके आपको देखा कि आप फ़ोन चला रहे, तो मैं आपको बोल रही हूँ कि तुम सोने वाले थे, तुम तो खेलने नहीं आए, तुम बोले कि मुझे नींद आ रहा है, तुम सोने वाले थे, तो बोलेंगे यू वर अबाउट टू स्लीप, तुम सोने वाले थे, यू वर अबाउट टू स्लीप। तुम सोने वाले नहीं थे, यू वर नॉट अबाउट टू स्लीप, यू वर नॉट अबाउट टू स्लीप। क्या तुम सोने वाले थे, वर यू अबाउट टू स्लीप, वर यू अबाउट टू स्लीप। तुम कब से सोने वाले थे, व्हेन वर यू अबाउट टू स्लीप, व्हेन वर यू अबाउट टू स्लीप। जब आपके सेंटेंस में होने वाला है आएगा तो उसमें अबाउट टू का यूज़ करना है। ज़रूरी नहीं है सिर्फ होने वाला ही आएगा, आपके सेंटेंस में वाला है लेकिन आएगा, सोने वाला है, आने वाला है, काम करने वाला है, तो उसके लिए अबाउट टू का यूज़ करना है। अब है सपोज्ड टू। सपोज्ड टू का मतलब है कुछ करने की उम्मीद की जाती है, किसी से कुछ करने की उम्मीद की जाती है। इसके स्ट्रक्चर है, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद सपोज्ड टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एंड द लास्ट ऑब्जेक्ट। जैसे उन्हें हमारी मदद करनी चाहिए, मतलब उनसे मदद की उम्मीद है मुझे, उन्हें हमारी मदद करनी चाहिए। दे आर सपोज्ड टू हेल्प अस, दे आर सपोज्ड टू हेल्प अस। मान लीजिए आप गाड़ी से कहीं घूमने जा रहे हैं अपनी फैमिली के साथ, रास्ते में आपकी गाड़ी ख़राब हो गई, अब आप गाड़ी से उतरे और सामने देखें कि मेरा फ्रेंड रोहन खड़ा है, किसी और से बात कर रहा है। अब आप उतर के सोच रहे कि रोहन मेरा फ्रेंड है, उसे हमारी मदद करनी चाहिए। अब आपने मदद के लिए बोला नहीं है रोहन को कि रोहन मेरी गाड़ी ख़राब हो गई, मदद कर दो, आपने ऐसा नहीं बोला। आप अपने मन में सोच रहे, उससे उम्मीद करें कि रोहन को हमारी मदद करनी चाहिए, तो उस वाले सेंस में बोलेंगे दे आर सपोज्ड टू हेल्प अस, दे आर सपोज्ड टू हेल्प अस। तुम्हें वहाँ जाना चाहिए, यू आर सपोज्ड टू गो देयर, यू आर सपोज्ड टू गो देयर। तुम्हें वहाँ नहीं जाना चाहिए, यू आर नॉट सपोज्ड टू गो देयर। तो हमें अब पढ़ना चाहिए, वी आर सपोज्ड टू स्टडी नाउ, वी आर सपोज्ड टू स्टडी नाउ। तो किसी से कुछ करने की उम्मीद की जाती है तो उसमें हम सपोज्ड टू का यूज़ करते हैं।
ठीक है। अब है यूज्ड टू हैव। यूज्ड टू हैव का मतलब है हुआ करता था, पास्ट में हुआ करता था, मैं एक अच्छा गायक हुआ करता था। हैव अगर लगा देते हैं तो पास होने की कोई बात होती है। जैसे मेरे पास एक कार हुआ करती थी, मेरे पास एक अच्छी किताब हुआ करती थी, पास्ट में कुछ पास हुआ करती थी, तो उसके लिए हम यूज्ड टू हैव का यूज़ करेंगे। इसका स्ट्रक्चर है सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद यूज्ड टू हैव और लास्ट में ऑब्जेक्ट। बहुत ही आसान है, कोई काम नहीं हो रही है, कोई क्रिया नहीं है। जैसे उसके पास कार हुआ करती थी, पास्ट में उसके पास कार हुआ करती थी, ही यूज्ड टू हैव अ कार, ही यूज्ड टू हैव अ कार। मेरे पास किताब हुआ करती थी, आई यूज्ड टू हैव अ बुक, आई यूज्ड टू हैव अ बुक। उसके पास बाइक हुआ करती थी, पास्ट में उसके पास बाइक हुआ करती थी, ही यूज्ड टू हैव अ बाइक, ही यूज्ड टू हैव अ बाइक। उसके पास बाइक हुआ करती थी। तो जब आपका सेंटेंस है पास्ट में आपके पास कुछ हुआ करती थी, तो उसमें आपको यूज्ड टू हैव का यूज करना है पास्ट के लिए, पास्ट हैबिट को शो करने के लिए, ठीक है। अब है बी यूज्ड टू। अभी हम लोगों ने यूज्ड टू हैव का यूज देखा, अब है बी यूज्ड टू। ये जो बी है ना, मैंने एक वीडियो में आपको बताया था बी का ओरिजिन इज एम आर से हुआ है। तो अब बी ना लगाकर इज एम आर भी अगर आप लगाते हो तो आप बिल्कुल करेक्ट। इसका मतलब होता है आदत है या फिर हो जाएगी। तुम्हें इन बातों की आदत है, तुम्हें इन बातों की आदत हो जाएगी। ऐसे सेंटेंसेस के लिए बी यूज्ड टू का यूज करेंगे। जैसे स्ट्रक्चर है सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब यानी कि जो बी है ना, बी की जगह आप इज एम आर वॉज वर्ब का यूज कर सकते हैं हेल्पिंग वर्ब के रूप में। उसके बाद यूज्ड टू का यूज करेंगे एंड द लास्ट अदर्स, जो भी आपका ऑब्जेक्ट बच जाएगा वो। जैसे हमें इन बातों की आदत है। मान लीजिए आप किसी के घर गए, वहाँ पास में देखा कि बहुत झगड़ा हो रहा है। अब आप जिसके घर में गए वो लोग बोल रहे हैं आपको कि हमें इन बातों की आदत है, मतलब उनका झगड़ा देख देख के हमें आदत सी हो गई है। तो आप बोल रहे कि हमें इन बातों की आदत है, वी आर यूज्ड टू दिस थिंग्स, वी आर यूज्ड टू दिस थिंग्स। हमें इन बातों की आदत है, हमें इन बातों की आदत नहीं है। अब आप बोल रहे कि हमें इन बातों की आदत नहीं है, यू आर नॉट यूज्ड टू दिस थिंग्स। क्या आपको इन बातों की आदत है? आर यू यूज्ड टू दिस थिंग्स? आर यू यूज्ड टू दिस थिंग्स? आपको क्यों इन बातों की आदत है? वाई आर यू यूज्ड टू दिस थिंग्स? वाई आर यू यूज्ड टू दिस थिंग्स? तुम्हें जल्द ही इसकी आदत हो जाएगी, मतलब तुम्हें इसकी आदत अभी है नहीं, बट बहुत ही जल्द इसकी आदत हो जाएगी। यू विल सून बी यूज टू दिस, या फिर दिस की जगह आप इट का भी यूज कर सकते हैं। यू विल सून बी यूज टू इट। तो जब आपको आदत है या फिर आदत हो जाएगी आपके सेंटेंस में आएगा, तो उसमें यूज्ड टू का यूज करना है और बी की जगह आप इज एम आर वर्ज वर्ब का यूज अपने टेंस और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग करना है। अब है हैड बेटर। हैड बेटर यानी कि करना अधिक अच्छा रहेगा, मतलब कोई काम ज़्यादा ठीक रहेगा करना। का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट, उसके बाद हैड बेटर, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एंड द लास्ट अदर वर्ड्स। अब तुम्हारा निकलना ज़्यादा ठीक रहेगा। आप किसी के घर गए और खाना पीना सब हो गया। अब घर वाला बोला कि अब तुम्हारा शाम हो गई, तो वो बोला कि अब क्या मुझे निकलना चाहिए? तो आप बोले हाँ, अब तुम्हारा निकलना ज़्यादा ठीक रहेगा। यू हैड बेटर लीव नाउ, यू हैड बेटर लीव नाउ। तुम्हारा उसे फ़ोन करना ज़्यादा ठीक रहेगा। उसने फ़ोन नहीं किया तो क्या हो गया? तुम्हारा उसे फ़ोन करना ज़्यादा ठीक रहेगा। यू हैड बेटर रिंग हिम, यू हैड बेटर रिंग हिम। तुम्हें उसे फ़ोन करना ज़्यादा ठीक रहेगा। तो जब आप किसी को बोल रहे हैं ना कि तुम्हें ये करना ज़्यादा ठीक रहेगा, तो उसके लिए आपको हैड बेटर का यूज़ करना है। अब है वुड रादर। वुड रादर यानी कि कोई काम करना दूसरे काम से अधिक अच्छा लगता है। कोई काम करना दूसरे काम से अधिक अच्छा लगता है। जैसे इसके एग्जाम्पल्स को देखेंगे तो हमें समझ में आने लगेगा। इसका स्ट्रक्चर है, सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लगाना होगा, उसके बाद वुड रादर का यूज़ करना है प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद हमें दैन का यूज़ के बाद फिर हमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना होगा। जैसे हम शरण में जाने की अपेक्षा मरना पसंद करेंगे। आप अपनी बात बोल रहे हैं कि हमें उसके शरण जाने की अपेक्षा, मतलब उसके शरण नहीं जाना है, भले मरना पसंद है। उसके लिए हम बोलेंगे वी वुड रादर डाई,
हमें मरना पसंद है देन सरेंडर, उसके शरण में जाने से ज़्यादा। ठीक है, वुड रादर डाई देन सरेंडर, हम शरण में जाने की अपेक्षा मरना पसंद करेंगे। मुझे फुटबॉल खेलने के बजाय देखना अधिक अच्छा लगता है, मतलब आपको फुटबॉल खेलना अच्छा नहीं लगता बल्कि देखना आपको बहुत अच्छा लगता है। ये जो बजाय आप बोले ना, बजाय या फिर अपेक्षा, इसी के लिए तो हम रादर का यूज़ करते हैं। हम लोगों ने कंजंक्शन में सीखा था ना, बजाय अगर हमें सेंटेंस में रहे तो उसके लिए रादर का यूज़ करेंगे। वी वुड रादर वॉच फुटबॉल, हमें फुटबॉल देखना अच्छा लगता है देन प्लेड, खेलने से ज़्यादा। तो जब आपके सेंटेंस में कोई काम आपको करना अच्छा नहीं लगता बल्कि उसे देखना अच्छा लगता है, तब उसमें आपको वुड रादर का यूज़ करना है। हैड का यूज़ हम पास्ट के लिए करते हैं, ये तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं, लेकिन जब उसमें हम टू बी का यूज़ कर देते हैं तो उसका मतलब हो जाता है किया जाना था, पेसिव में चला जाता है कि पेसिव वाले सेंटेंसेस, कमरा साफ किया जाना था, खाना बनाया जाना था, इसे बेचा जाना था, दूध खरीदा जाना था। तो इस तरह के पेसिव वाले सेंटेंसेस में हम हैड के साथ टू बी का यूज़ करते हैं। स्ट्रक्चर है सबसे पहले ऑब्जेक्ट। अब हम ये बात तो बहुत अच्छे जानते हैं, पेसिव वाले सेंटेंसेस में सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट को लगाना होता है, उसके बाद हैड का यूज़ करेंगे प्लस टू बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। ये तो नॉर्मल सी चीज़ है, बहुत बार हम लोगों ने सीखा है पेसिव वाले सेंटेंसेस में सिर्फ वर्ब का थर्ड फॉर्म ही लगता है। उसके बाद अदर वर्ड्स, जो हमारा सब्जेक्ट अगर रहा तो बाय करके सब्जेक्ट लिख देंगे, नहीं तो नहीं लिखेंगे। ज़्यादातर हम नहीं लिखते हैं। जैसे उसे पकड़ा जाना था, किसके द्वारा पकड़ा जाना था ये नहीं हम लोगों ने बोला, हम लोगों ने सिर्फ इतना बोला है उसे पकड़ा जाना था। ही हैड टू कॉट, ही हैड टू बी कॉट, ही हैड टू बी कॉट। इसे खाया जाना था, इट हैड टू बी ईटन, इट हैड टू बी ईटन। इनको बेचा जाना था, आप कुछ बेचने के लिए बाजार गए हैं लेकिन बिका नहीं है तो कोई बोल रहा है कि इनको बेचा जाना था, दिस हैड टू बी सोल्ड, दिस हैड टू बी सोल्ड मतलब जो सामान था उसे बेचा जाना था। खाना बनाया जाना था, फूड हैड टू बी कुक्ड, फूड हैड टू बी कुक्ड। घर साफ किया जाना था, द हाउस हैड टू बी क्लीन्ड, द हाउस हैड टू बी क्लीन्ड। तो जब आपको पेसिव वाले सेंटेंसेस बोलना होगा ना कि किया जाना था आपको वो काम, तो उसमें हैड के साथ आपको टू बी का यूज़ करना है प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, ये तो हम जानते हैं। इसी के साथ हम लोगों ने काफ़ी सारे वर्ड्स देखे जो हमारे डे टू डे कॉन्वर्सेशन में बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है। आई होप आपको पसंद भी आए होंगे। कैसी लगी वीडियो को कमेंट बताना बिल्कुल मत भूलिएगा और इसे अपनी डे टू डे कॉन्वर्सेशन में ज़रूर यूज़ कीजिएगा, क्योंकि अगर आप इसे यूज़ करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ, तो ही आप ये अच्छे से सीख पाइएगा। तो प्रैक्टिस कीजिए, बात कीजिए, जिससे बात करें इंग्लिश में कीजिए। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से करके बेल आइकॉन को ज़रूर क्लिक कीजिएगा। मेरे जो चैनल पे मैं जो वीडियोस लेकर आती हूँ ना, वो आप डे टू डे कॉन्वर्सेशन में बहुत ही आराम से यूज़ कर पाते हैं, तो वो मैं लाती रहूँगी और आप तक नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग।